नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से विद्यार्थियों का प्रत्यक्ष शाला में जाकर शिक्षा लेना मुश्किल होते जा रहा है और इस कठिन घड़ी में बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने विद्यार्थियों के लिए एक सराहनीय प्रयास किया और इस चैनल की शुरुआत की। मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे वर्चुअल क्लास स्टूडियो से अपना विषय और अपना घटक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलें अपने विषय की ओर। कक्षा 7वीं के भूगोल विषय के सत्र में आप सादर आमंत्रित हैं। पाठ 5 हवाएं। हवाएं के अंतर्गत ये दूसरा वीडियो है। हमें हवा का स्पर्श सहजता से अनुभव होता है, परंतु हम हवा को देख नहीं सकते। हवा के बहने का पवन से सीधा संबंध होता है। यह है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा हवा में लहराता हुआ। वाह, कितना सुंदर, कितना मनोरम दृश्य है। हवा बह रही है और यह पेड़ अपने शाखाओं सहित, अपने फलों सहित हवा में झूम रहा है। बहती हुई हवा को पवन कहते हैं। ये हमने इसके पिछले हिस्से में, पिछले वीडियो में हमने ये सब बात जानी। आज हम जानेंगे हवाओं के प्रकार के बारे में। हवाएं जिस दिशा से बहती हुई आती हैं, वे उस दिशा के नाम से जानी जाती हैं। जैसे पूर्वा हवाएं या पूर्वी हवाएं, पूर्व दिशा की ओर से आने वाली हवाएं। पछुआ या पश्चिमी हवाएं, पश्चिम दिशा की ओर से आने वाली हवाएं। हवाओं के प्रकार किन आधारों पर बनते हैं? सबसे पहला आधार है हवाओं के बहने की दिशा, कालावधि, हवा की स्थिति और हवा द्वारा व्याप्त प्रदेश। इन मुद्दों पर हवाओं के प्रकार बनते हैं। इन आधार पर हम देखते हैं हवा के 3 मुख्य प्रकार हैं। ग्रहीय हवाएं या भूमंडलीय पवन, जिसे हम कहते हैं प्लैनेटरी या परमानेंट विंड। स्थानीय हवाएं, लोकल टर्शरी विंड। मौसमी हवाएं या पीरियोडिक विंड्स। पवन क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाली वायु को हम पवन कहते हैं। पवनें हमेशा किस क्षेत्र की ओर चलती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर पवन बहता है। पृथ्वी की किस गति के कारण पवन अपनी मूल दिशा से विक्षेपित होती हैं? पृथ्वी की किस गति के कारण पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित होती हैं? घूर्णन, यानी पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण। अपने अक्ष पर जो पृथ्वी घूमती है उसे हम पृथ्वी का परिभ्रमण कहते हैं और उसे हम घूर्णन शब्द भी उसके लिए उपयोग में लाया जाता है। कॉरियोलिस बल का मतलब क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से पवनें अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं। इस विक्षेपक बल को सर्वप्रथम कॉरियोलिस विद्वान ने देखा, इसलिए इसे कॉरियोलिस बल कहते हैं। यानी पवनों की दिशा बदल जाती है, विक्षेपित हो जाती है, यानी मूल दिशा से अलग हो जाती है। तो इस जो हवा के इस बदलाव को सबसे पहले जिसने ध्यान दिया था वो महान विद्वान कॉरियोलिस, और उन्हीं के नाम पर इस फोर्स को कॉरियोलिस फोर्स या कॉरियोलिस बल कहा जाता है।
एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? भूमंडलीय पवन या स्थायी पवन या ग्रहीय पवन? स्थायी पवन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। वाणिज्य पवन या व्यापारिक पवन या पूर्वी हवाएं। दूसरी है पछुआ या पश्चिमी हवाएं और तीसरा है ध्रुवीय हवाएं या पोलार विंड्स जिसे हम कहते हैं। ग्रहीय हवाएं या भूमंडलीय पवन, प्लैनेटरी और परमानेंट विंड्स। इन्हें हम स्थायी पवन भी कहते हैं। ये स्थायी पवन 3 प्रकार के होते हैं। पूर्वी पवन या पूर्वा या ईस्टर्लीज। दूसरा है पश्चिमी पवन, पछुआ या वेस्टर्लीज। और तीसरा है ध्रुवीय पवन या पोलार विंड्स। ध्रुवीय पवन जैसा कि नाम से ही है, ध्रुवीय प्रदेशों में बहने वाला पवन। पश्चिमी पवन या वेस्टर्लीज और पूर्वी पवन या पूर्वा हवाएं। ये जो ग्रहीय हवाएं हैं या भूमंडलीय पवन जो हैं, ये पृथ्वी के ऊपर अधिक वायुदाब पेटियों की ओर से कम दाब की पेटियों की ओर वर्ष भर नियमित रूप से हवाएं बहती हैं। हमने देखा है कि जहां पर अधिक वायुदाब का क्षेत्र है, वहां से हवाएं तुरंत कम वायुदाब के क्षेत्र की ओर बहना शुरू करती हैं और ये हवाएं पृथ्वी पर निरंतर बहती रहती हैं और पृथ्वी का विस्तृत क्षेत्र व्यापती हैं। व्यापती है मतलब कवर करती हैं, आच्छादित करती हैं। इसलिए इन पवनों को ग्रहीय पवन या भूमंडलीय पवन कहा जाता है। यहां पर हम चित्र में देख रहे हैं, पृथ्वी का ज्यादा हिस्सा जो है इन पवनों के द्वारा आच्छादित होता है। पूर्वाई पवन को व्यापारिक पवन भी कहा जाता है या पूर्वी हवाएं, पूर्वाई या इसे व्यापारिक पवन भी कहते हैं। दोनों गोलार्धों में यानी उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 25 अंश से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच की अधिक दाब वाली पेटी की ओर से विषुवतवृत्तीय कम दाब वाली पेटी की ओर हवाएं बहती हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण का इन हवाओं पर प्रभाव पड़ता है और इससे उनकी मूल दिशा में परिवर्तन आता है। उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं पूर्वोत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से पश्चिमोत्तर दिशा में बहती हैं। ये दोनों हवाएं विषुवत रेखा के निकट शांत वायु पेटी के समीप आकर एक दूसरे से मिल जाती हैं। इन हवाओं को पूर्वी हवाएं कहते हैं या पूर्वा हवाएं कहते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ यह चित्र, इसमें विषुवतवृत्तीय कम दाब पेटी का क्षेत्र, मध्य अक्षांशीय अधिक दाब पेटी का क्षेत्र, उपध्रुवीय हवा कम दाब पेटी का क्षेत्र और ध्रुवीय अधिक दाब पेटी का क्षेत्र दोनों गोलार्धों में क्रमशः दर्शाया गया है। उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हैं। कौन सी हवाएं? पूर्वा हवाएं, क्योंकि उनकी दिशा से हवाओं के नाम पड़ते हैं। तो ये हवा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा से आती है और दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहती है, और उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है, यानी पूर्व दिशा से ही हवाएं आ रही हैं। नियमित दिशा में निरंतर प्रवाह के कारण प्राचीन काल में व्यापारियों को पाल युक्त जलयानों के संचालन में इन हवाओं से काफी मदद मिलती थी, जिस कारण इन्हें व्यापारिक पवन कहा जाने लगा। पूर्वा हवाओं को या पूर्वी हवाओं को व्यापारिक पवन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आज की जैसी टेक्नोलॉजी जब डेवलप नहीं थी,
इतना तकनीकी विकास नहीं हुआ था, इतने बड़े बड़े इंजन से चलने वाले जहाज नहीं थे। तब बड़ी बड़ी नौकाएं होती थी, जहाज होते थे, लेकिन वो पाल से चलते थे। पाल आपने देखा होगा, कई बार आपने चित्र में देखा होगा कि वो बड़े बड़े पर्दे कपड़े के लगे रहते हैं और वो हवा के द्वारा उस नाव की दिशा को निर्धारण उसका होता है। तो जो व्यापारी थे वो इन क्षेत्रों में पहुंचकर पाल युक्त जलयानों की संचालन में आराम से आगे बढ़ते जाते थे। तो इन व्यापारी लोग इसका अधिक उपयोग करते थे, इस कारण इन्हें व्यापारिक पवन कहा जाने लगा। ये पवन वर्ष भर एक ही दिशा में निरंतर बहता है। सामान्यतः इस पवन को उत्तरी गोलार्ध में उत्तर से दक्षिण दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होना चाहिए। नॉर्मल हम ऐसे सोचेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तर से दक्षिण दिशा में जाएगी पवन, और दक्षिणी गोलार्ध में है तो दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि फेरेल के नियम एवं कोरोलिस बल के कारण ये उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं या बाईं ओर मुड़ जाती हैं। हमने फेरेल के नियम के बारे में हमने पढ़ा है कि उत्तरी गोलार्ध से आने वाली हवाएं ये अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती हैं, मूल दिशा से मुड़ जाती हैं, और उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं ये भी अपने मूल दिशा से मुड़ जाती हैं। किस तरफ मुड़ती हैं ये हम देखेंगे। पृथ्वी के परिभ्रमण का प्रभाव पवन के बहने की दिशा पर होता है। उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी मूल दिशा से दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में वे अपनी मूल दिशा से बाईं ओर मुड़ जाते। पश्चिमी हवाएं या पछुआ हवाएं भी जिन्हें हम कहते हैं, दोनों गोलार्धों में मध्य अक्षांशीय अधिक दाब पेटी की ओर से 60 डिग्री अक्षांश के समीप वाली कम वायु दाब की पेटी की ओर हवाएं बहती हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण का हवाओं पर प्रभाव पड़ने से उनकी मूल दिशा बदल जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर तथा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर बहती हैं। इन हवाओं को पश्चिमी हवाएं या पछुआ हवाएं कहते हैं। तो जब भी हम पछुआ कहा या पश्चिमी हवा कहा तो इसका मतलब है कि ये पश्चिम दिशा से ही हवा बह रही है। पूर्वा हवा कहा तो ये पूर्व की दिशा से बह रही है। ठीक है, तो ये दिशाओं के आधार पर ही हवा का नाम भी पड़ता है। दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय अधिक वायुदाब पेटी की ओर से उपध्रुवीय यानी 55 डिग्री से 65 डिग्री के क्षेत्र में कम वायुदाब पेटी की ओर जो हवाएं बहती हैं उन्हें ध्रुवीय हवाएं कहते हैं। इन हवाओं की दिशा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। यहां पर इस चित्र में हम देख रहे हैं 3 अलग अलग रंगों से हवाओं के प्रकार दर्शाए गए हैं। सबसे पहले ऊपर हम देख रहे हैं पूर्वा हवाएं, उसके बाद है पछुआ हवाएं और बाद में है ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवनें। स्थानीय हवाएं हवाओं के अंतर्गत घाटी की हवाएं, पर्वतीय हवाएं, भूपृष्ठीय हवाएं और सागरीय हवाएं ये महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे घाटी की हवाएं क्या हैं, इनकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता, घाटी की हवाएं सूर्योदय के बाद बहती हैं। सूर्योदय के बाद बहती है मतलब दिन के समय सूरज उगने के बाद घाटी की हवाएं बहती हैं। दिन में पर्वत शिखर जल्दी गर्म होता है और घाटी का क्षेत्र अपेक्षाकृत ठंडा रहता है।
पर्वत शिखर ऊंचे होते हैं, सूर्य की गर्मी वहां ज्यादा पहुंचती है, इसलिए पर्वत शिखर जल्दी गर्म हो जाते हैं। और घाटी जो है वो पर्वतों के बीच का स्थान है, गहरा स्थान है, वो अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। परिणाम स्वरूप पर्वत पर वायुदाब कम और घाटी में वायुदाब अधिक होता है। क्योंकि जहां तापमान अधिक होता है वहां वायुदाब कम होता है, ये हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। और जहां पे तापमान कम है वहां वायुदाब अधिक होता है। तो जब पर्वत शिखर जल्दी गर्म होता है मतलब वहां तापमान ज्यादा रहता है, तो वायुदाब कम हो जाता है। और घाटी क्षेत्र में तापमान कम होता है तो वायुदाब अधिक होता है। और इसका परिणाम क्या होता है कि दिन के समय घाटी की ओर से पर्वत की ओर ठंडी हवाएं बहती हैं। पर्वत की गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उठ जाती है। इस प्रकार घाटी की हवाओं का निर्माण होता है। इस चित्र में हम देखेंगे वी शेप वैली हमें दिखाई दे रही है। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये भंडारदरा, नासिक के पास भंडारदरा स्थान है। तो ये भंडारदरा की तस्वीरें हैं। 2 साल पहले यहाँ पर हम बारिश के मौसम में हम लोग यहाँ गए थे और तभी ये तस्वीर लेने का मौका मिला था। तो यहाँ वी शेप वैली हम देख रहे हैं। तो दिन का समय घाटी की ओर से पर्वत की ओर ठंडी हवाएं बहती हैं। घाटी का क्षेत्र जो है गहराई में होने की वजह से यहाँ ये जल्दी ठंडा नहीं होता, अपेक्षाकृत ठंडा होता है, जल्दी गर्म नहीं होता। और पर्वत शिखर ऊंचे होने से वो जल्दी गर्म होते हैं। तो जहां गर्मी ज्यादा वहां वायुदाब कम। तो जब वायुदाब कम हुआ तो जहां पर अधिक वायुदाब है वहां से हवा उस तरफ बहने लगती है। तो दिन में घाटी की ओर से पर्वत की ओर ठंडी हवाएं बहती हैं। पर्वतीय हवाएं, अभी हमने घाटी की हवा देखी थी, अब हम देखेंगे पर्वतीय हवाएं। ये कैसी होती हैं? पर्वतीय हवाओं की क्या विशेषताएं हैं वो हम देखते हैं। रात में पर्वतों के शिखर जल्दी ठंडे हो जाते हैं। घाटी अपेक्षाकृत गर्म रहती है। पर्वत पर हवा का दबाव अधिक होता है। तो पर्वत की ओर से घाटी की ओर ठंडी हवाएं बहती हैं। क्योंकि जहां तापमान कम है, शिखर जल्दी ठंडे हो गए मतलब वहां तापमान कम है, तापमान कम है मतलब वायुदाब अधिक है। और घाटी का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा अपेक्षाकृत गर्म रहता है। तो जहां गर्मी है वहां वायुदाब कम है। तो पर्वत पर हवा का दबाव अधिक है और घाटी की ओर हवा का दबाव कम है। तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है कि पर्वत की ओर से घाटी की तरफ ठंडी हवाएं बहती हैं और ठंडी हवाएं तेज गति से घाटी की ओर नीचे आती हैं। फलस्वरूप घाटी की भीतर वाली गर्म और हल्की हवा ऊपर की तरफ धकेली जाती है। ये पर्वतीय हवाएं सूर्यास्त के बाद बहती हैं, सूरज डूबने के बाद शाम को, रात को बहती हैं। इस चित्र में हम देख रहे हैं भंडारदरा की घाटी है, ये रात का दृश्य है, इसलिए पेड़ों के जो हरियाली है, पहाड़ों की हरियाली हमें दिखाई नहीं दे रही है, वो हमें काली दिख रही है। और ये पर्वत की तरफ से घाटी की ओर ठंडी हवाएं बहने का एक दृश्य। क्या तुम जानते हो विषुववृत्तीय शांत पेटी या डोल्ड्रम्स? ये डोल्ड्रम्स क्या है या विषुववृत्तीय शांत पेटी किसे कहते हैं? विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग 5 डिग्री अक्षांश तक वर्ष के अधिकांश समय हवा शांत रहती है, अतः वहां हवाएं बहती नहीं हैं। फलतः
इस पेटी को विषुवत वृत्तीय शांत पेटी अथवा डोलड्रम्स कहते हैं। आप देख रहे हैं इस चित्र में, ये 0 अक्षांश से 5 अक्षांश उत्तर में और 0 अक्षांश से 5 अक्षांश दक्षिण में, ये जो पूरा क्षेत्र है, यहां पर साल भर हवाएं शांत रहती हैं अधिकांश रूप में। जब शांत है, यहां हवा बहती नहीं है ज्यादा, तो इस पेटी को हम विषुवत वृत्तीय शांत पेटी या डोलड्रम्स कहते हैं। अश्व अक्षांश। ये अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा के समीप 25 से 35 अंश उत्तर और दक्षिण अक्षांशों के बीच अधिक दाब की पेटी होती है। यानी उत्तरी गोलार्ध में भी हम देखें तो 25 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में, उसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में भी 25 से 35 अक्षांश के बीच में यह जो पेटी है, यह अधिक दाब की पेटी है। अधिक दाब की पेटी है मतलब तापमान यहां पर कम होता है और वायुदाब अधिक होता है। यह पेटी शांत पेटी है, अतः इस पेटी को अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। इसका और एक प्रमुख कारण है, पुराने समय में, प्राचीन समय में जो बड़े बड़े पाल वाली नौकाएं चलती थी, तो जो व्यापारी होते थे, नाविक होते थे, जब वो इस क्षेत्र में पहुंचते थे, अब चूंकि यहाँ पे ज्यादा हवा तेज बहती नहीं है, तो वो अपने यान में, अपने नौका में रखे हुए काफी कुछ सामान वो बाहर फेंक देते थे, पानी में फेंक देते थे। यहाँ तक कि जो घोड़े वगैरह वो बाहर से लेकर आते थे, उन घोड़ों को भी वो पानी में फेंक देते थे, ताकि नाव का वजन कम हो जाए और नाव आसानी से उस क्षेत्र से निकल सके। और ये प्रक्रिया लंबे समय तक चलने से बाद में उस जगह का नाम ही हो गया हॉर्स लैटिट्यूड या अश्व अक्षांश। तो हमने स्थानीय हवाओं के अंतर्गत घाटी की हवाएं और पर्वतीय हवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है। भूपृष्ठीय हवाएं और सागरीय हवाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे अपने अगले वीडियो में, तो अगला वीडियो देखना न भूलें। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको पसंद आया। तो इस विषय को, इस घटक को अधिकाधिक समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, एक नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद। आपने यह वीडियो देखा, सुना और समझा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आपके सुझावों की और आपके प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।